नमस्कार, मैं हूं शुभम शंखधर। हर जरूरी और बड़ी खबर के साथ तैयार है मनी सेंट्रल। चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अंशुमान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लीजिए आज कार्यक्रम में खास क्या है। तो सबसे पहले बात होगी अर्थव्यवस्था में मौजूद नकदी की, फिर खोलेंगे खाने के तेल की कीमतों के पीछे का रहस्य, उसके बाद बात करेंगे एनएचएआई पर और सेबी से जुड़े कुछ खास बड़े फैसलों पर। देश के बड़े शोरूम से पान की दुकान तक डिजिटल पेमेंट भले पहुंच गए हों, लेकिन नकदी पर लोगों का भरोसा अभी भी कायम है। करेंसी इन सर्कुलेशन का ताजा आंकड़ा देखिए, यही बता रहा है। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब है अर्थव्यवस्था में कितनी नकदी कह लीजिए या करेंसी कह लीजिए आरबीआई ने छोड़ रखी है, डाल रखी है। 11 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में करेंसी इन सर्कुलेशन 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। जी हां, 30.5 लाख करोड़ की नकदी अर्थव्यवस्था में मौजूद है। ये पिछले साल अगस्त से 1 लाख करोड़ ज्यादा, यानी 6 महीने में 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया। सर, नकदी बढ़ रही है लगातार। पिछले 4-5 साल का आप ट्रेंड देखिए, आप पिछले 6 महीने की बात देखिए। 6 महीने में हम 1 लाख करोड़ रुपए की हम करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ा लेते हैं। जीडीपी में ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है सर? हाँ शुभम, ये भारत के पूरे मॉनेटरी सिस्टम का एक रहस्यमय हिस्सा है, रहस्यमय पार्ट है जो हमें समझ में नहीं आता है। हमें कुछ इसमें बुनियादी डेटा पकड़ने पड़ेंगे जिससे हम आंकड़े समझ सकें। दरअसल जिस 30 लाख करोड़ के आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको कि हम रिजर्व मनी या मनी सप्लाई बोलते हैं, ये इसमें जितना कैश बाजार में उपलब्ध है और जितना बैंकों में डिपॉजिट पैसा है, ये 30 लाख करोड़ है। तो अगर आप भारत की, जैसे हम कहते हैं ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई अर्थव्यवस्थाएं, तो अगर भारत की मौद्रिक अर्थव्यवस्था को आप माने तो ये 30 लाख करोड़ की मौद्रिक अर्थव्यवस्था है जिसमें छपी हुई करेंसी और बैंकों में जो डिपॉजिट है उसको हम मानते हैं। और जब हम इसमें एक मल्टीप्लायर जोड़ते हैं, जिसको कि हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो ये लगभग 170 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो जाता है, क्योंकि 5.6 टाइम्स का मनी सप्लायर है। 5.4 से 5.6 है। पिछले साल आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में 5.4% का मनी मल्टीप्लायर माना जाता था। मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है शुभम कि ये जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, बैंकों में डिपॉजिट, ये क्रेडिट में कितनी मल्टीप्लाई होती है, यानी इसके इस्तेमाल में कितनी मल्टीप्लाई होती है। और फिर इसमें हम वेलोसिटी ऑफ मनी का पैमाना लागू करते हैं और हमें भारत का नॉमिनल जीडीपी मिल जाता है, जो कि मनी मल्टीप्लायर का करीब 1.1 टाइम्स होता है, सब माना जाता है। तो हमें नॉमिनल जीडीपी मिल जाता है। नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा पिछले साल का करीब 197 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था, जो इस साल 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। ये मोटी मोटी गणित है, यानी भारत की मौद्रिक अर्थव्यवस्था का ये बेसिक आंकड़े हैं। अब यहाँ चुनौती ये दिख रही है कि अगर आप भारत के जीडीपी के साथ भारत के करेंसी इन सर्कुलेशन या भारत के सीआईसी के आंकड़े को या मनी मल्टीप्लायर के आंकड़े को देखने की कोशिश करें, तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। इसलिए डिस्कनेक्ट दिखाई देता है शुभम कि नोटबंदी के दौरान जब सरकार ने 95% के आसपास करेंसी बाजार से विड्रॉ कर ली थी, तो उसके बाद बहुत तेजी से भारत की आर्थिक विकास दर गिरी थी और यह कहा गया था कि भारत के सिस्टम से करेंसी वापस ली गई और इसलिए भारत की आर्थिक विकास दर टूट गई। आज हम जहां खड़े हैं वो नोटबंदी की तुलना में 2 गुना करेंसी इन सर्कुलेशन है। अगर आप 2016 के आंकड़े से आज के आंकड़े की तुलना करें तो लगभग 2 गुने से ज्यादा है। पर अगर भारत के आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी को नापा जाए, वहां की तुलना में नापा जाए, तो हम अगर इस डिप्रेशन के एरा को, ये जो माइनस का एरा है, इसको निकाल भी दें, तब भी हमारी जीडीपी में ये बढ़ोतरी रिफ्लेक्ट नहीं होती। हमें ये नहीं दिखाई देता कि जितनी करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जो कैश है मार्केट में और जो बैंकों में रखा हुआ पैसा है, वो जो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, वो कहीं जीडीपी में मल्टीप्लाई नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मशीन शुभम पूरे सिस्टम में बंद है। या तो मनी मल्टीप्लायर टूटा हुआ है, जो बैंकों से मिलने वाला क्रेडिट या बैंकों से निकलने वाले पैसे का मल्टीप्लायर टूटा हुआ है। हमारे यहाँ सरकार ने या आरबीआई ने इसके बारे में हमें स्पष्ट कोई जानकारी, जवाब नहीं दिया कि आखिर करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ते जाने के बाद भी जीडीपी की ग्रोथ नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमें डिमांड में इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। अगर लोगों के पास, अगर सिस्टम में ज़्यादा पैसा है तो कारें बिकनी चाहिए, तो फिर बाइक बिकनी चाहिए, तो लोग चीज़ों की डिमांड दिखाई देनी चाहिए। ये उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता और ये इतना पैसा कहाँ जा रहा है हमें ये समझने में दिक्कत होती है। या जो
वेलोसिटी ऑफ मनी है जो कि हमें बाजार में पैसा पहुंचने के साथ जीडीपी में बढ़ोतरी वहां भी रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये एक क्रिटिकल हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन की बढ़ोतरी और जीडीपी के बीच में मिसमैच का। इसका एक दूसरा पहलू भी जिस पर हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। सर, ये फिर पैसा जा कहाँ रहा है? अगर मान लीजिए कि सिस्टम में पैसा आ रहा है, वो बैंकों में है, वो लोगों के हाथों में है, या वो ट्रेवल कर रहा है, मल्टीप्लायर हो रहा है उसका, डिजिटल भी करेंसी बढ़ रही है, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? हाँ, और इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आप जोड़ लें तो फिर ट्रांजैक्शंस काफ़ी बड़े हैं। मतलब आप कैश के साथ अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन जोड़ें, उनकी तो ग्रोथ काफ़ी बढ़ी है। यानी चाहे आप छोटा सा यूपीआई का ट्रांजैक्शन जोड़ लें या क्रेडिट कार्ड के या एनईएफटी के ट्रांजैक्शन देख लें, इस ग्राफ में हमें दिखाई देता है कि कितनी तेज़ी से भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पैसे का लेन देन सिस्टम में माना जाए, हम परिभाषाओं से बाहर निकलें और फार्मूलों से बाहर निकलें, तो बाजार अगर पैसे का लेन देन माना जाए डिजिटल पेमेंट्स से लेकर कैश पेमेंट्स तक की, तो उसकी ग्रोथ रेट हमें यह दिखाना चाहिए कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। दो आंकड़े हमें इसके साथ दिखते हैं। अब उसमें एक आंकड़ा हमारे पास स्पष्ट इसके बारे में कोई जानकारी अभी ऐसी सरकार ने या आरबीआई ने नहीं दी है। एक हम इसका असर देख सकते हैं डिपॉजिट्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, कि अगर लोगों के हाथ से लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं तो बैंक डिपॉजिट्स में ग्रोथ होनी चाहिए। पर पिछले साल सितंबर का तक का जो आंकड़ा हमारे पास है शुभम, उसके हिसाब से बैंक डिपॉजिट की ग्रोथ रेट पिछले साल FY21 में करीब 12.9% थी, जो 5 साल का जो एवरेज था 7 से 12 के बीच जो 24% की ग्रोथ रेट थी उससे कम था। बैंकों में हमने कोविड के लॉकडाउन के दौरान डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी देखी, फिर उसके बाद उनमें वापस गिरावट आती देखी। तो एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू हमें दिखाई देता है, शायद जहां हमें इस बार बजट ने एक संकेत दिया और जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी मनी सेंट्रल के एक पैकेज के जरिए, कि छोटी बचत स्कीमों में बचतें बढ़ी हैं और वो पैसा वहां पर इस्तेमाल हुआ है या वहाँ लगाया गया है। छोटी बचत स्कीमों का आंकड़ा आपके सामने है कि छोटी बचत स्कीमों में ये निवेश हुआ है। तो या तो ये पैसा डिपॉजिट स्कीमों में निवेश हो रहा है जो करेंसी इन सर्कुलेशन का है, बैंकों के डिपॉजिट्स में भी कुछ पैसा बैठा हुआ है। पर अगर ये इतनी मनी या इतना सर्कुलेशन बाजार में है तो वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में दिखाई देना चाहिए। तो अगर आप पूरा मनी मल्टीप्लायर देखें तो वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से टूटा हुआ लगता है। और अगर इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है तो फिर अर्थव्यवस्था में मांग या डिमांड की चुनौती बराबर बनी रहेगी। अंशुमान जी बार बार जिक्र कर रहे हैं मनी मल्टीप्लायर का, मनी की वेलोसिटी का और करेंसी इन सर्कुलेशन का। ये तीनों ही जो बातें हैं ये क्या हैं, इसको और बेहतर तरीके से आप हमारे प्रोग्राम के एंड में जो मनी ज्ञान है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि आज का मनी ज्ञान हमने इसी पर बनाया है। सर, छोटी बचत योजनाओं में सरकार के अनुमान से 2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा आ गए, बैंकों में बचत रखी हुई है, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो फिर क्या सीधे माने कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, लगता तो यही है कि और वो उसके लिए हमें आरबीआई के मौद्रिक आंकड़ों में सर खपाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। वो आंकड़ा हमको जीडीपी दिखा देता है, बाजार में कंपनियों की सेल्स दिखा देती हैं, मांग दिखा देती है। मनी मैनेजमेंट में या मनी सप्लाई के हिस्से में आमतौर पर 2 अच्छे तरीके की मॉनेटरी सिस्टम माने जाते हैं। एक तरीका यह है कि रिजर्व बैंक अपनी रिजर्व मनी बढ़ाए, यानी वो नोट छापे और अपनी एसेट्स बढ़ाए, जो हमने फेडरल रिजर्व के तौर पर देखा कि वो सरकार के लिए बॉन्ड जारी करे, सरकार को पैसा दे और सरकार के कर्ज कार्यक्रम को सपोर्ट करवाए। और दूसरा तरीका होता है कि वो मनी का मल्टीप्लायर ग्रो करे। मनी मल्टीप्लायर अच्छा होता है क्योंकि वो पैसा जो बाजार में है वो क्रेडिट में मल्टीप्लाई होता है और वो इसीलिए क्रेडिट की ग्रोथ रेट को प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये जाना जाता है कि कोई अर्थव्यवस्था अगर वहाँ कर्ज की मांग बढ़ रही है तो वो मांग ये बताती है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। लेकिन हमें जो कंजम्पशन के आंकड़े दिखते हैं वो आंकड़े इस बात की ताकीद नहीं करते कि लोग खर्च कर रहे हैं। जैसे आप आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स देख लीजिए, उससे बेहतर पैमाना क्या हो सकता है। और हम लगातार पिछले 2 सालों से आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को निचले स्तर पर देख रहे हैं, गिरता हुआ देख रहे हैं। यानी लोगों के अंदर उतना भरोसा, उतनी इच्छा खर्च करने की नहीं है। तो वो ये करेंसी सर्कुलेशन को वापस सिस्टम में उस तरह से ड्राइव नहीं कर रहे हैं।
महंगाई और कमाई बढ़ने से सीएमआई के एक सर्वे ने बताया था कि देश में 97% लोगों की आय टूटी है। ये बात कोविड के दौरान आई थी। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय करीब 8,637 रुपये कम हुई थी। वेतनों में असंगठित कारोबार में करीब 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई थी। तो एक तो इनकम का जो श्रिंकेज है, जो कोविड लॉकडाउन और उससे पहले से शुरू हुआ था, वो हमें इस बात में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों के हाथ में जो भी बचत है उसे वो होल्ड कर रहे हैं, उसे वो खर्च नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज़ ये कि जो खर्च बढ़े हैं लोगों के पिछले 1 साल 1.5 साल में, उनमें सबसे ज़्यादा खर्च हेल्थ पर बढ़ा है। 66,000 करोड़ रुपए का एसबीआई रिसर्च का डेटा था कि लोगों के खर्च में इलाज पर खर्च का हिस्सा 3 से बढ़कर 11% हो गया। तो इसलिए भी एक दूसरा पहलू है कि जहां खर्च बढ़ा है उन सेक्टर्स में हमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, उन सेक्टर में डिमांड भी दिखाई दे रही है, चाहे हॉस्पिटल सर्विसेज हों या आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों। लेकिन इसके बाद जो महंगाई बढ़ी है, चाहे वो डीजल की, पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे जीवन जीने की लागत भी बढ़ी हो, उसने भी कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को जो प्रभावित किया है, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप आरबीआई के नजरिए से शुभम देखें तो आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरी कोशिश की है। आरबीआई ने, अगर आप आरबीआई के मॉनेटरी मैनेजमेंट को पिछले 3 साल में देखें तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, करेंसी इन सर्कुलेशन सबसे बेहतर स्तर पर है, बैंकों के पास फंड्स की कमी नहीं है, क्रेडिट देने के लिए ब्याज दरें सबसे कम है। तो कमजोर क्या है? कमजोर है लोगों का भरोसा, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो अपने भविष्य को लेकर शायद उतने आशान्वित या उतने उत्साहित नहीं है कि वो झोला उठाएं और बाजार में शॉपिंग के लिए निकल लें, या वो अपनी कार जो 3 साल से चला रहे हैं उसे तत्काल बदल दें, या अपना मोबाइल फ़ोन दोबारा खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। और यही वो फ़र्क है जो अर्थव्यवस्था में पूंजी, मांग और लोगों के उत्साह के बीच होता है। तो क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर उत्साहित होती है, लोग उत्साहित होते हैं, तो ग्रोथ आती है। ये करेंसी के आंकड़े को पढ़कर हमें मोटा मोटा इस चीज़ को समझ में आता है। सरकार ने भी हमें स्पष्ट करके नहीं बताया है कि करेंसी इन सर्कुलेशन से का जीडीपी पे क्या इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल, मतलब पैसा है पर मांग नहीं, यही आप समझ सकते हैं इस पूरे आंकड़े को। अंशुमान जी ने जो समझाया, बैंकों से लेकर, छोटी बचत योजनाओं से लेकर, क्रेडिट के बाजार से लेकर और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, अगर इस 360 पिक्चर आप देखें तो आप इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पैसा तो है, बचत तो है, लेकिन मांग नहीं, और मांग नहीं है इसीलिए जीडीपी गोते लगा रही है, जीडीपी गिरती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि महंगाई का जिक्र अंशुमान जी ने किया था, तो महंगाई पर अब आप एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए मनी9 की, जो ये बता रही है कि एक ही तेल आपका तेल नहीं निकाल रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं, खाने के तेल की महंगाई भी क्यों इतनी जिद्दी बनी हुई है। अगर आप पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की आशंका से डरे हुए हैं तो खाने के तेल की महंगाई को भी देख लीजिए, जो कई महीनों से पीछा ही नहीं छोड़ रही। महंगे तेल की मार से जनता को बचाने के लिए सरकार ने जब जब कदम उठाया, तब तब दाम घटने के बजाय बढ़ गए। उल्टा सरकार को ही घाटा उठाना पड़ा। सितंबर से लेकर अब तक सरकार अलग अलग खाने के तेल पर आयात का टैक्स 4 बार कम कर चुकी है, लेकिन ज्यादातर खाने का तेल सस्ता होने के बजाय महंगा ही हुआ है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि दिन भर मनरेगा की मजदूरी कर लें तो भी 1 किलो सरसों का तेल खरीदने लायक पैसे नहीं मिलेंगे। देश में खाने के तेल की 65% जरूरत आयात से पूरी होती है। आयात होने वाले खाने के तेल में लगभग 60% पाम तेल ही होता है। भारत चूंकि पाम तेल का बड़ा कंज्यूमर है, तो जैसे ही भारत में इस पर टैक्स कम होता है, वैसे ही पाम तेल उत्पादक देशों में रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब विदेश में ही तेल महंगा होगा तो भारत में आने पर भी रेट ज़्यादा ही रहेगा। यानी जिस मकसद से सरकार टैक्स घटाती है वो पूरा तो होता नहीं, उल्टे सरकार को टैक्स का नुकसान अलग हो जाता है। दाल का हाल भी तेल से अलग नहीं है। हाल ही में सरकार ने मसूर पर आयात शुल्क बदला है, लेकिन दाम घटने के बजाय बढ़े हैं। मंगलवार को दिल्ली में मसूर दाल का भाव 100 रुपये दर्ज किया गया। एक हफ्ते पहले ये 98 रुपये था। 12 फरवरी को ही सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आयात होने वाले मसूर पर आयात शुल्क खत्म किया था। खरीफ सीजन के दौरान देश में तिलहन और दलहन की बम्पर उपज हुई थी। उम्मीद थी कि ज्यादा घरेलू उपज दाल और तेल के दाम घटाने में मददगार होगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब रबी सीजन में भी बम्पर पैदावार की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए लग नहीं रहा कि तेल के दाम सस्ते होंगे। जब तक विदेशी तेल पर भारत की निर्भरता कम नहीं होती या विदेशों में तेल सस्ता नहीं होता, तब तक देश में दाम घटने की उम्मीद ना के बराबर है।
मनोज कुमार और विपुल सिंह की ये रिपोर्ट देखकर समझ आता है कि सरकार जैसे जैसे दवाई देती गई, मर्ज वैसे वैसे बढ़ता गया। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है एनएचएआई से जुड़ी। एनएचएआई इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में है अपने कर्ज को लेकर, कर्ज को उतारने के कई प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर। आपको याद होगा बजट के दौरान जब हम बजट पर अंशुमान जी से डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था एनएचएआई एक बड़ी फॉल्ट लाइन है और इस पर सरकार को ध्यान देना होगा देर सवेर, क्योंकि ये कर्ज में लद फद गई है। सर, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कर्ज में इतनी लद क्यों गई है कंपनी? शुभम, मनी सेंट्रल के उस बजट और बजट के बाद के एपिसोड में हमने ये भारतीय बजट की में बाकी चीज़ों से अलग एक और दरार समझने की, ढूंढने की कोशिश की थी। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि सरकार ने आखिर एनएचएआई को बाजार से कर्ज लेने से रोक क्यों दिया। ऐसा पहली बार हमने देखा हाल फिलहाल के वर्षों में कि किसी सरकारी कंपनी को, जो कि इसके पीछे सरकार की सॉवरेन गारंटी होती है और वो देश की इकलौती सबसे बड़ी रोड डेवलपर है, उसी के हाथ में देश के हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण है, उसे सरकार ने कह दिया कि बस बहुत हुआ, अब बाजार से कर्ज लेना बंद किया जाए। और वहीं से ये पूरी कहानी अलग से शुरू हुई और जिसमें अब हमने जब कई सारी जगह से बात की और कई रिपोर्ट्स आई तो उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि दरअसल हुआ क्या। शुभम, 2014-15 से लेके और अभी तक पिछले साल तक एनएचएआई का कर्ज करीब करीब 14 गुना बढ़ा है, 14 टाइम्स बढ़ा है। 24,188 करोड़ रुपए से 3.44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज एनएचएआई पर है। और गवर्नमेंट अब इस स्थिति में नहीं है कि वो एनएचएआई को बाजार में भेजकर और कर्ज दिलाने की कोशिश करा सके, क्योंकि एनएचएआई के पास लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है, टोल से रिटर्न कम आता है और दूसरी बड़ी चीज़ है कि सरकार खुद बहुत बड़ा कर्ज ले रही है। अभी हाल में अर्बन ट्रांसपोर्ट स्टेट मिनिस्टर जो गिरधर अरमाने हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा था और उन्होंने कहा कि नहीं, रेवेन्यू फ्लोज से हमारा डेट बैक्ड है, एनएचएआई के प्रोजेक्ट बैंकेबल हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनकी बातचीत से कि सशंकित है कि एनएचएआई को कर्ज लेने से रोका जाए। एनएचएआई ने 22-21 में 21 और 22 के दो सालों में 65,000 करोड़ रुपए की बारोइंग की है और इतनी ही बारोइंग एनएचएआई को अगले वित्त वर्ष में करनी थी। और इसके बाद अगर ये बारोइंग एनएचएआई करती रहती तो एनएचएआई का अकेले का कुल का कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता। और इसलिए सरकार को इस बात से रोकना पड़ा कि एनएचएआई अब बाजार में कर्ज लेने नहीं जाएगी। चुकाएगी कैसे, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। सर, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि जैसे 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, वैसे 4 लाख करोड़ रोकना क्यों पड़ा? सड़कें बनती, टोल आता, देर सवेर चुक जाता। अब टोल से एनएचएआई का रेवेन्यू करीब 72,000 करोड़ रुपए अगले 5-7 साल में बढ़कर पहुंचने की संभावना है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज देखिए कि एनएचएआई को अगले साल, मतलब इस 2023 के साल में 30,000 करोड़ रुपए तो केवल इंटरेस्ट लायबिलिटी पे करनी है, 30,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है और जो पुराने कर्ज का प्रिंसिपल पे करना या जो मूलधन चुकाना, इन दोनों को मिला लिया जाए तो 46,000 करोड़ रुपए की देनदारी एनएचएआई के सर पर खड़ी हुई है अगले साल ही। और इसलिए भले ही वो टोल कलेक्शंस बिल्ट हों, टोल कलेक्शन से लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है। जैसे आंकड़ा देखें जो आपने जिक्र किया, FY22 में 33,000 करोड़ रुपए टोल से जनरेट होंगे और FY23 में या अगले वित्त वर्ष में 37 से 38,000 करोड़ रुपए टोल से आएगा। देनदारी है 46,000 करोड़ रुपए की। यहां है एनएचएआई की दरार, यहां है एनएचएआई, क्योंकि एनएचएआई को टोल से जितना पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा पैसा तो उसे केवल ब्याज चुकाने में और कर्ज के प्रिंसिपल चुकाने में जाएगा। बाकी खर्चे नए प्रोजेक्ट बनाने पर, नई परियोजनाओं में निवेश करने पर, सड़कों का विस्तार करने पर और बाकी चीजों पर तो बिल्कुल अलग खर्च की बात है और ऑपरेशनल कॉस्ट के। इसलिए सरकार को एनएचएआई को बाजार में हाथ पकड़ के रोकना पड़ा। और यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी कि एनएचएआई के कर्ज पर चिंताएं आज की नहीं है। एनएचएआई के कर्ज पर सरकार के हलकों में पिछले 3-4 सालों से लगातार अलग अलग स्तर पर एनएचएआई के बढ़ते कर्ज की चिंता थी। और ये कर्ज एनएचएआई ने शुरुआत में 2014-15 में जब बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स को बेल आउट किया था उसके जरिए और अपनी नई परियोजना शुरू करने के लिए लिया था। मतलब एनएचएआई की हालत उस व्यक्ति की तरह हो गई है जिसकी सैलरी से ज्यादा उसकी ईएमआई हो गई है। तो मतलब सैलरी आएगी वो ईएमआई में ही चली जाएगी, खर्चे और कहां से चलेंगे। सर, अब हल्का करने के लिए क्या करेगी सरकार? अब तो लद गए कर्जे, तो ये कर्जे कम हो कैसे सकते हैं?
एनएचआई की बनी हुई संपत्तियों के मोनेटाइजेशन का या उन्हें बेचने का अभियान इस साल से शुरू किया जा रहा है। इनविट के बारे में आप जानते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है एनएचआई का, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को और बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स को, कंपनियों को इस बात के लिए आमंत्रित करेगा कि वो एनएचआई के बने हुए सड़कों को टीओटी का मतलब है टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर उन सड़कों को वापस को ले और चलाना शुरू करे। करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की वसूली एनएचआई इससे पिछले सालों में कर चुकी है। अब जो नया टारगेट हमारे पास मिल रहा है वो इस साल 2,500 करोड़ रुपए के आसपास के नेशनल हाईवेज इनविट के जरिए प्राइवेट सेक्टर्स को दिए जाएंगे क्योंकि उसे चलाएं और इसका रेवेन्यू दे। अब एनएचआई की कोशिश है कि वो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व और जुटाए अपनी इन्हें रोड एसेट्स को बेचकर इनविट के जरिए, जिससे कि एनएचआई का थोड़ा सा कर्ज चुकाने में उसकी मदद मिल सके। एक और संकेत है कि एनएचआई की जो फाइनेंसेस की सिचुएशन है उसमें आप ये भी सेफली अंदाज लगा सकते हैं कि टोल की दरें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि एनएचआई के फिनांसेज या एनएचआई का पूरा ढांचा लड़खड़ाया हुआ है। तो आने वाले समय में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि हर साल एनएचआई जो टोल में बढ़ोतरी करता है शायद इस साल भी वो बढ़ोतरी करेगा, और जो आपको पता भी नहीं चलेगी क्योंकि वो तो फास्टैग से कट जाएगा, आप ध्यान भी नहीं दोगे। चलिए अब अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा कॉर्पोरेट सुधार होते होते टल गया। जी हाँ, टल इसलिए गया क्योंकि कंपनियों में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को अलग अलग करने के लिए सेबी ने एक नियम लाया था जो बाध्य था, जिसके लिए कंपनियां बाध्य थी। अब सेबी ने उस पर यू टर्न ले लिया और ये कह दिया मंगलवार को, भाई कंपनियां जाने, ये व्यवस्था वैकल्पिक है, बाध्य नहीं है उसके लिए। हालांकि पहले ये बाध्य थी। सर मैं ये समझना चाहूंगा, एक अच्छा सुधार था भाई? अगर ऐसा होता, सेबी पहले तो मैं ये बताइए आप ये करना क्यों चाहती थी? इस फैसले के पीछे का उद्देश्य क्या था सेबी का? शुभम, भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये एक और परिस्थिति है। ये वास्तविकता है भारत की कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और उनके रेगुलेटर्स पर दबाव की, कि देश की कुछ 10-12 बड़ी कंपनियों ने मिलकर दबाव बनाया और सेबी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार, हम बताएंगे कि सुधार क्यों महत्वपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो भारत में हो सकता था उसे रोककर कंपनीज के लिए ऑप्शनल या वैकल्पिक बना दिया। कुछ अखबारों में ऐसी खबरें भी छपी थी कि वित्त मंत्री ने भी इस बात का संकेत दिया था और सेबी से कहा था कि वो कंपनियों की दबाव की राय पर या कंपनियों की आपत्ति पर ध्यान दे। सेबी ऐसा करना क्यों चाहती थी शुभम, ये बड़ा सवाल है। एक कंपनी पर 3 तरह से कंट्रोल होता है। पहला कंट्रोल होता है बोर्ड का, दूसरा कंट्रोल होता है शेयर होल्डर का और तीसरा कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का जो उसे चलाता है। इस तरह से कोई कंपनी चलती है। यह सुधार सेबी इसलिए करना चाहती थी कि वो बोर्ड और मैनेजमेंट को अलग अलग कर दे और ऐसा करना शेयर धारकों के हित में था। और यदि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन एक ही व्यक्ति होगा तो कंपनी को चलाने के फैसलों में ओवरलैपिंग, पारदर्शिता की कमी, गड़बड़ियां हमें दिखाई देंगी। और हमें इस पर लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भारत के पिछले 7-8 साल की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बस्ट स्टोरीज देखें, जो कंपनियां भारत में चलते चलते बैठ गई, बड़ी कंपनियां, वहां हमने ये चुनौती, ये समस्या देखी थी कि जब मैनेजमेंट और बोर्ड अलग अलग नहीं होता, और ये आइडियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस है शो। इसलिए सेबी ने कंपनियों को इस बात के लिए कहा था कि ऑपरेशनल फैसले किसी दूसरे को लेने दिए जाएं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं या कंपनी से जुड़े हुए फैसले उनको अलग अलग कर दिया जाए। ये शेयरधारकों के हित में इसलिए था क्योंकि शेयरधारक कंपनी के कामकाज में सीधे दखल नहीं दे सकते। उनका कोई सीधे कंट्रोल तो है नहीं कि कंपनी कैसे काम करे। उन्हें तो एक दिन पता चलता है कि उनकी कंपनी का शेयर टूट के नीचे आ गया और उनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई और कंपनी ने सडनली अपने आप को कर्ज में डूबा हुआ या संकट में फंसा हुआ बता दिया। तो अगर बोर्ड और मैनेजमेंट एक जैसा होगा तो वही होगा जो हम एबीजी शिपयार्ड में देख रहे थे या हम बहुत सारी ऐसी कंपनियों में देख रहे थे, जेट एयरवेज में देख रहे थे, जिनमें ये संकट हुआ है। एनएसई का ताजा मामला हमारे सामने है। जो भारत का स्टॉक एक्सचेंज है उसको देखिए आपके वहां मैनेजमेंट में के फैसलों में किस तरीके की ओवरलैपिंग थी। तो अब समस्या ये है कि कुछ कंपनियों ने इसे लागू कर दिया है, जिसमें महिंद्रा, सन फार्मा, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक, वहां पर चेयरमैन और एमडी के पद अलग अलग कर दिए गए हैं। कुछ बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने दबाव भी बनाया। रिलायंस, भारती एयरटेल, बजाज फिनांस, अडानी पोर्ट, जीएसडब्ल्यू, यहाँ अभी ये प्रक्रिया लागू है। लेकिन मुझे लगता है कि सेबी ने अगर वैकल्पिक तौर पर छोड़ा है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तकाजा है ये कि भारत की कंपनियों को सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, वित्त मंत्रालय ने तो ये भी कहा था कि सेबी को कंपनियों की बात सुननी चाहिए, ऐसा बयान आया था वित्त मंत्री। सर अब
कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कर लिया था, जब ये घोषणा हुई थी तब कर लिया था। तो अब होगा क्या, उन कंपनियों को तो ठगा हुआ महसूस हो सकता है। वो कहेंगे बताओ नियम सबके लिए आया, हम तो अच्छे बच्चे थे, ज़्यादा पढ़ाई करके पास हुए, अब कह दिया चलो कोई बात नहीं सब ऐसे ही पास हो जाएंगे। हाँ, अब ये देखने के बाद है कि वो कंपनियां वापस शुभम पुरानी प्रक्रिया पे चली जाएंगी, उनके यहाँ सीएमडी और चेयरमैन एक ही व्यक्ति हो जाएगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सुधार में विश्वास जाहिर किया था और इसे लागू किया था। मेरा मानना है कि अगर ये वैकल्पिक तौर पर भी है, मान लीजिए कंपनियों को तात्कालिक तौर पर दबाव था और सेबी उसे तत्काल लागू नहीं कर पाई है, कंपनियों की उस पर आपत्ति, तो फिर भी भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की साख के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे बड़े सुधार सब जगह स्वीकार किए जाएं, क्योंकि ये जरूरत अर्थव्यवस्था की नहीं है, जरूरत उन लाखों करोड़ों शेयर धारकों की है जिनका विश्वास कंपनी के जरिए स्टॉक मार्केट तक जाता है। तो हमें लगता है सेबी दोबारा फिर इस प्रस्ताव को खोलेगी, फिर कंपनियों को समझाने की कोशिश करेगी, उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा सर, सेबी से ही जुड़ी एक और खबर आ रही है कि एलआईसी के आईपीओ के लिए बाजार खाली कराने की जिम्मेदारी भी उसको दे दी गई, वो क्या मामला है? यह चर्चा चल रही है कि बहुत बड़ी सवारी आ रही है बाजार में, सबसे आईपीओ की अभी तक की सबसे बड़ी सवारी आ रही, तो छोटे छोटे आईपीओ वालों को किनारे हट जाना चाहिए, सड़क खाली कर देनी चाहिए। आज इस तरीके की चर्चाएं आई कि सेबी ने कई मर्चेंट बैंकर से कहा है कि अपने अपने आईपीओ की प्रक्रिया को थोड़ा रोक लिया जाए। जो आंकड़े हमारे पास है शिवम, उसके हिसाब से करीब 65,000 करोड़ के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। इनके बराबर एलआईसी का अकेला आईपीओ होने की संभावना है 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में सड़क पर उतनी ही जगह होगी, और जब आपके पास एक 65,000 करोड़ का बेहमोत या इतनी बड़ी कंपनी आ रही है तो बाकी के लिए जगह नहीं होगी। और 75,000 करोड़ के आईपीओ पेंडिंग है। तो चिंता ये नहीं है, चिंता ये है क्या कि उसके बाद बाजार की एपेटाइट बचेगी क्या? 75,000 करोड़ और 65,000 करोड़ के इन आईपीओ को खरीदने की, पचाने की एपेटाइट बाजार की बचेगी इतना बड़ा आईपीओ देखने के बाद? ये सवाल हो सकता है। लेकिन अनौपचारिक रूप से बाजार में मर्चेंट बैंकर्स के बीच में चर्चा है कि उनसे कहा गया है कि भाई अभी आप अपने अपने आईपीओ थोड़ा धीमे रखिए, क्योंकि हमें एलआईसी के आईपीओ को आगे ले जाना और उसे सक्सेसफुल कराना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरों को बताने के लिए, समझाने के लिए। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ 9 बजे मनी सेंट्रल के साथ, नई खबरों के साथ, अंशुमान जी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। का नाम ये संबोधिला